अच्छी क्लास। कितना करवा दिया था मैंने आप लोगों को? ओके, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड्स हो गए थे अपने। प्रोटीन स्टार्ट हो गया था मैम, ज्विटर आयन करना है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मैंने कल वाली क्लास में तुम लोगों को अमाइनो एसिड्स बता दिए थे, बेसिक अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके जिसमें एरोमेटिक रिंग है, और ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की भी ट्रिक बता दी थी। तो ये सारे तुम्हें करने हैं और स्ट्रक्चर बना के देख लेना, स्पेशली वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, और उस पे कैसे बेस सवाल आए हुए हैं। कुछ मैंने तुम्हें कल बताए थे और कुछ 2025 में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने तुम लोगों को भेजे थे, तो तुमने किए होंगे तो पता लगा होगा कि ज्यादा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं पूछा है। हाँ देखो, इक्का दुक्का किसी शिफ्ट में मुश्किल सवाल आ जाए तो वो तो आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन 90-95% क्वेश्चन जो हैं डुएबल होते हैं, इसके आप कर सकते हो। ठीक है, सो आज हमें करना था प्रोटीन्स ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मुझे ज्विटर आयन आप लोगों को पढ़ाना था, क्योंकि कल ज्विटर आयन मैंने नहीं पढ़ाया था। ये ज्विटर आयन क्या होता है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, अब ज्विटर आयन होता क्या है। देखो अगर मैं बात करूं आपके अमाइनो एसिड्स की, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब ज्विटर आयन किसको बोला गया है? इसको आप डाइपोल भी बोल सकते हो, डाइपोलर आयन भी बोल सकते हो। डाइपोलर आयन क्या होता है? दो पोल क्रिएट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज करता है, और जो अमीनो ग्रुप है वो क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब ये चीज करेगा तो क्या इस तरीके से एक डाइपोलर स्पीसीज तुम लोगों को मिलेगी? बताओ। मैम, वो NH3 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, NH3 पॉजिटिव है, क्योंकि 4 बॉन्ड है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। डाइपोलर स्पीसीज है, इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? ज्विटर आयन बोल रहे हैं। अब जो ज्विटर आयन है ये ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। गेटिंग माय पॉइंट? बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बात ठीक है ये वाली? अब जो ज्विटर आयन होते हैं, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, वो ज्विटर आयन बना सकते हैं। ठीक है मैम, बना सकते हैं। तो जो ज्विटर आयन होते हैं ये क्या है? सोल्टी हैं। ठीक है, तो ये सोलुबल होंगे वाटर में। ठीक है जी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इनसोलुबल होंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये एनसीईआरटी की ही मैं लाइन बोल रही हूँ, इसमें मैंने डाला नहीं है, but these are the points which are mentioned in your NCERT. Insoluble in water, insoluble in organic solvents. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ज्विटर आयन के बारे में या पता होनी चाहिए। एक बार मेरे से राहुल ने सवाल पूछा था, पता नहीं क्या, सल्फेनिलिक एसिड का पूछा था। तुम लोगों को याद है मैंने एक एनालिन अमीन्स वाले चैप्टर में सल्फिनिलिक एसिड पढ़ाया था, ये याद आ रहा है? तो ये भी ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक बेसिक वाला ग्रुप है और बेसिकली एसिडिक वाला ग्रुप है। तो वैसे पेपर में आया नहीं हुआ, वो राहुल वाली बात याद आ गई है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बारे में करना है, और मैं सच बता रही हूँ, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बाहर कहीं से भी मत पढ़ना, कुछ फायदा ही नहीं है।
सिर्फ एनसीईआरटी करना, अगर कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई है तो वो लिख लेना और क्वेश्चंस लगा लेना प्रीवियस ईयर, बस खत्म। 3 साल के 23, 24, 25। उसके अलावा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना मतलब अपना दिमाग खपाना है, क्योंकि धीरे धीरे अभी तुम बायो की तरफ मूव करते जाओगे, ठीक है। इसीलिए जितना लिखा है उतना ही, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे नहीं सकता तुम लोगों को, क्योंकि उसे भी पता है एग्जामिनर को कि जो क्वेश्चन बनाना है वो थोड़ा इस तरीके से बनाना है जो केमिस्ट्री बेस्ड हो, ठीक है। अगर उसने बहुत ही बेकार क्वेश्चन बनाया वो फिर तुम्हारी किस्मत है। बाकी जो एनसीईआरटी में है उसको ही इतने अच्छे से कर लो ताकि तुम्हारे सवाल वहां पे बन पाए, ठीक है। चलो, एक्सिटराइन के बारे में ये पता होना चाहिए होता क्या है। अब एक वर्ड आता है बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये तुम्हारे लिए नया है। आइसो, और जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं ना, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि तुम लोग क्यों लेट आते हो। डेली मेरे से सुनते हो, अब तो शायद तुम लोगों को आदत हो गई है मेरी सुनने की, इसीलिए तुम लोगों पे कोई असर नहीं है, चाहे तुम्हें मैं कितना सुना लूं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी आवाज बचा के रखूं। तुम्हारे ऊपर चीख चीख के मेरा गला भी बैठ गया है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? अब तो तुम अपने आपके वो हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम जो करना करो। जब मेरी 6 महीने में नहीं सुनी तो 1.5 महीने में सुन के तो क्या तुम आईआईटी खड़गपुर में थोड़ी ना पहुंच जाओगे, है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, सो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? पीएच है, पीएच है, पीएच लिखो, एट विच, लिखो pH at which there is no net migration of, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड अंडर द influence of electric field is called PI, यानी कि isoelectric point. At this pH लिखो, at this pH amino acid exist in zwitterine। है क्या ये? पहले लिख लो फिर बताती हूँ एक बार। लिख लिया? देखो, अब ये कुछ छोटी छोटी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी में हैं, ज्यादा सवाल तो नहीं आते इससे, बट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा। देखो, आप लोगों को पता है ज्विट्टराइन वो है क्या? कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, मान लो मैं आर ले लेती हूँ, कोई भी हो सकता है, इसी फॉर्म में होगा ज्विट्टराइन, जहाँ पे NH3 पॉजिटिव होगा और COO नेगेटिव होगा। यस, सो बेसिकली तुम्हें याद है जब मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रही थी, तो इलेक्ट्रोलिसिस में अपन क्या पढ़ते थे कि आप करंट सप्लाई करते थे, है ना? और जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल भी लिया था वहां पे, याद करो, एक्वस NaCl, मोल्टन स्टेट में NaCl लिया था। तो आप हो क्या रहा था वहां पे कि डीकम्पोजिशन हो रहा था करंट सप्लाई करने पे, इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे क्या हो रहा था? चार्जेस क्या हो रहे थे? जो आपका कैटायन और एनायन था वो कैथोड और एनोड की तरफ जा रहे थे, याद है तुम लोगों को? जो एनायन था वो एनोड की तरफ जा रहा था और जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जा रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अब यही चीज हमें इन पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो, पीएच कम ज्यादा करने का क्या मतलब है? सुनो पहले, पीएच कम करने का मतलब है कि जो तुमने सॉल्यूशन लिए वो एसिडिक कर दिया है, यस और नो। पीएच ज्यादा करने का क्या मतलब है? कि वो बेसिक है। एक पीएच ऐसी आएगी बेटा जिसपे ना तो कैथोड की तरफ मूवमेंट होगी और ना ही एनोड की तरफ। उस टाइम पे अमाइनो एसिड का माइग्रेशन वहां पे नहीं होता है, और उसी पीएच को हम क्या नाम दे रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का नाम दे रहे हैं। क्या ये इतनी सी बात याद रख सकते हो?
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। अब जो मैंने बोला कि पीएच ज्यादा या पीएच कम करने से माइग्रेशन होगा, वो कैसे होगा वो मैं बता दूं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आए इस टॉपिक पे। देखना एक बार, ध्यान से देखना। अगर इससे सवाल आया तो बहुत आसान आएगा क्योंकि इससे पहले आया नहीं है सवाल। क्या ले रही थी मैं, हाँ देखो, अगर मान लो मैंने पीएच ज्यादा कर दी तो पीएच ज्यादा करने, या एक काम करते हैं ये वाला ले, तो पीएच कम कर दी। पीएच कम करने का मतलब क्या है, मीडियम कैसा है, एसिडिक। नो, अब तुम मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ, CO नेगेटिव जाएगा H+ लेने, यस और नो? हाँ मैम। तो ये देखना क्या बनेगा, COOH NH3+HR। तो ये तुम्हारी कैसी स्पीसीज बनी, कैटाइनिक या एनाइनिक? कैटाइनिक। और अगर ये कैटाइनिक स्पीसीज बनी तो इसका माइग्रेशन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स कैथोड। याद आ रहा है? जैसे वहां पे अपना NaCl में Na+ क्या करता था, उसका रिडक्शन होता था, कैथोड पे वो डिपॉजिट होता था। याद आ रहा है? ठीक है। और अगर मान लो अगर मेरे पास ये है तो यहाँ पे बेसिक मीडियम देने से क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा, बिकॉज बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा। हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अब इधर आओ, अगर मान लो मैं पीएच ज्यादा कर दूं, ज्यादा करने का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम कर दूं, तो होगा क्या, बेस क्या करेगा, प्रोटोन निकालेगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। हम ट्राई करते हैं जितना हम केमिस्ट्री, जितना हम कॉन्सेप्ट लगा पाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये अब ये कैसे स्पीसीज है, अनाइनिक या कैटाइनिक? अनाइनिक। तो यानी कि जब आप पीएच ज्यादा करोगे तो अनाइनिक स्पीसीज आपको मिलेगी, और अनाइनिक अगर है तो कहाँ पे माइग्रेशन होगा, टुवर्ड्स एनोड। एनोड। और अगर मान लो इससे यहां जाना है तो पीएच क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है? और जिसपे माइग्रेशन नहीं होगा उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल रहे हैं। बस इतना याद रखना है तुम्हें। अब मैम यहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या हम, मान लो हमारे पास कोई अमीनो एसिड दे रखा है, क्या हम उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बता सकते हैं कितना होगा? बनता है ना ये सवाल। अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया है क्या। अगर मान लो तुम्हें कोई अमीनो एसिड दे दे और तुम्हें वो बोले कि भाई साहब इसका पीआई निकाल के बताओ, तो अपने निकाल सकते हैं। अभी तक ये सवाल जेई में नहीं आया है, एडवांस में आया है 3 बार, तो पता नहीं है इनका जेई में दे दें तो अपन सीख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर होता मुश्किल मैं छुड़वा देती आप लोगों को। अब देखो किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे 3 केस ले रही हूँ बेटा, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक अमाइनो एसिड का, और एक बेसिक अमाइनो एसिड का। न्यूट्रल का कोई सा भी ले ले, एलानिन ले लेते हैं। ठीक है, इसका ज्यूटराइन फॉर्मेशन कर लेते हैं। NH2 था ना पहले, NH2 होगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। और ये अब मेरी बात ध्यान से सुनो, COH था तो वो एसिडिक ग्रुप है, हाँ या ना? NH2 बेसिक ग्रुप है। क्या दोनों की पीके वैल्यूज अलग अलग होंगी, यस और नो? हाँ मैम।
जो ज्यादा एसिडिक होता है उसकी पीके वैल्यू कम होती है, जो बेसिक होता है उसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है। अब हमें याद नहीं करनी है कि पीके वैल्यूज क्या होंगी, वो एग्जामिनर देगा अगर उसको क्वेश्चन पूछना है। तो मान लेते हैं इसकी पीके 1 है और ये मान लेते हैं इसकी पीके कुछ 2 मान लेते हैं, क्योंकि सेम तो नहीं है। तो जब तुम्हें पीआई निकालना है तो मेरा बेटा, जब आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की बात की जाएगी तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें pKa1 प्लस pKa2 बाय 2 एवरेज ले लेना उसका। आया समझ? फिर से बताओ। और जो न्यूट्रल, एक तुम्हें हिंट भी दे देती हूँ, जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है उसका जो पीआई आता है वो आता है, मैंने भी लिखा हुआ है क्योंकि मुझे भी ऐसे याद नहीं है, बस तुम थोड़ा सा रफली याद रख लेना, 5.5 से 6.3 के बीच में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल हम अप कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये मीन्स में नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है एसिडिक अमाइनो एसिड की। इसमें मैं कौन सा लूं एग्जांपल? ग्लूटामिक एसिड ले ले। चलो, ग्लूटामिक एसिड में क्या था याद है? सो मत जाना यार, बस 2 दिन रह गए हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका वो ले लेते हैं हम लोग, विक्टर आयन वाला। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होगा, अब तुम एक बार देखो, या इसको पेपर में ऐसे भी हो सकता है, मतलब वो पेपर में दे देगा, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो क्या देगा तुम्हें, अलग अलग ग्रुप की पीके वैल्यूज दे देगा। ठीक है, देखना एक बार, जो ये वाला COH है और ये वाला जो COH है यहाँ पे ये है, दोनों की पीके वैल्यूज अलग अलग होंगी। देखो एक बार, क्यों? क्योंकि ये देखो ये कार्बन से जुड़ा है और NH3+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। यस और नो? क्या नेचर होता है उसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो दोनों को पीके, दोनों के एसिडिटी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। ये इसके पास है, ये इसके दूर है, तो इसकी कुछ अलग पीके होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। हाँ या ना? तो जब Yes, तुम्हें ma'am. पीआई निकालने के लिए बोले, एसिडिक में कुछ नहीं करना, एसिडिक वाले ग्रुप की पीके ऐड कर दो और बस 2 से डिवाइड कर दो, खत्म। आसान है, बस कुछ नहीं करना। वो तुम्हें स्ट्रक्चर भी बना के देगा, वो तुम्हें पीके भी लेगा, बस ये बोलेगा कि पीआई निकाल दो। जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उनके एसिडिक वाले ग्रुप की पीके ले लेना, समझ गए? न्यूट्रल है तो NH3+ और जो CO नेगेटिव की दे रखी होगी उसका आप निकाल लेना, pK+1 प्लस pK2/2। और जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स का पीआई निकल, ध्यान रखना पीआई पीएच को मत बोल देना। ठीक है, इसका जो पीआई निकल के आता है वो लगभग निकल के आता है 3 के आसपास, एसिडिक का। और ऐसी अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल ले लूं तो देखना एक बार, लाइसिन ले ले। अब देखो इसका भी पीके अलग होगा, इसका भी और इसका भी, यस और नो? तो अगर तुम्हें पीआई निकालना है तो कौन से वाले करोगे? जो अमीनो ग्रुप है उनकी पीके क्या कर दोगे, बोलो, ऐड कर दोगे। और जो बेसिक अमाइनो एसिड्स का पीआई रफली निकल के आता है वो आता है आप लोगों का 9 to 10 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर मैम एक बार बेसिक वाली बताना, कौन कौन सी ऐड करके ऐड करना है डिवाइड बाय 2? देखो बेसिक अमीनो एसिड अपने क्या थे धनंजय, जिसमें अमीनो ग्रुप ज्यादा थे कार्बोक्सिल ग्रुप से, राइट? एसिडिक अमीनो एसिड कौन से थे? जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा थे। तो अगर तुम्हें एसिडिक अमीनो एसिड दे दिया, उसमें जो जो ग्रुप है बेसिक और एसिड वाले, पीके वैल्यूज दे देंगे तुम्हें। हमें नहीं पता भाई, तो हमने ये लिख दिया pK1। तो एसिडिक अमीनो एसिड में तुम्हें पीआई निकालने के लिए जो एसिडिक वाले ग्रुप है यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है उनकी पीके ऐड करनी है, बाय 2 करना है। और बेसिक में अमीनो ग्रुप की पीके को ऐड करके करना है, बाय 2 बस। ओके मैम। खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में है ही नहीं।
दिल्ली वाले बच्चे आ रहे हो ना तुम लोग, 7-8 बच्चे जितने भी ऑफलाइन टेस्ट के लिए, एक बार थम्स अप दे दो। दिल्ली वाले, राहुल दिल्ली से है तुम? आदम, संदीप, सुमित, गर्व, और कौन है? बस कृतिका, तुम दिल्ली से हो? अरे एक बच्चा एक ही बार करो। थम्स अप। समीर, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जो नहीं आएगा उसके घर में सैटरडे को कॉल करूंगी कल। सबको आना है, मैं बता दे रही हूँ। और मेरा भी पक्का नहीं है कि मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, ठीक है? तो अगर तुम लोग वैसे इतना डरते तो तुम नहीं हो किसी से भी, बट प्लीज आ जाना ऑफलाइन टेस्ट देने। ये देखो, एक ना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे पूछा है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन। एक बार जूम कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो, विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज अ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद मोर देन 1 pK वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज हाई सोलुबिलिटी इन बेंजीन, ये आदर्श, ये गलत है, ठीक है? बोलो। तो गौरव एक बार रीज्वाइन करके देखो, और अगर नेटवर्क मान लो नहीं आता है फिर तो देखो क्या ही कर सकते हो, फिर तो रिकॉर्डिंग ही देख लेना। इट हैज हाई सोलुबिलिटी इन बेंजीन, दिस इज रॉन्ग। चलो अब थोड़ा सा बायो पढ़ाती हूँ तुम्हें। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, है ना? कि अमाइनो एसिड्स को जोड़ोगे, पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बट अब हमें थोड़ा सा प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है। वैसे तो कितने होते हैं प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज्यादा है सेकेंडरी और टर्शियरी, और प्राइमरी नो डाउट। देखो अब होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स किससे मिलके बने? अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक, लेट्स से मान लो थ्रेड है, धागा है, और तुम्हें मैंने कुछ रंग बिरंगे कलरफुल बीड्स दे दिए, मोती दे दिए हैं, ठीक है? कौन कौन से कलर के दिए मैंने तुम्हें? रेड, ब्लू, येलो, ठीक है? अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पहले तुम रेड लगाओ फिर ब्लू लगाओ। सीक्वेंस कैसे होना चाहिए? पहले रेड, ब्लू, येलो, फिर वापस से 1 2 3, समझ गए? तो तुम्हें क्या करने हैं, धागे में मोती डालने हैं, जैसे हम ये करते भी थे, है ना? तो पहले मैंने रेड वाला डाला, फिर उसके बाद मैंने ब्लू वाला डाला, उसके बाद मैंने येलो वाला डाला, देखो। फिर मैं क्या कर रही हूँ, वापस से वही सीक्वेंस, रेड, ब्लू और येलो। तो बेसिकली जो ये थ्रेड है ये क्या है मेरे पास? प्रोटीन है। और जो ये मेरे पास मोती है ये क्या है मेरे पास? अमाइनो एसिड्स है, ठीक है? अब बेटा जो अमाइनो एसिड्स है, जैसे मान लो ये हमारा ग्लाइसिन है, लेट्स से एलानिन है, और ये फिनाइल एलानिन है। तो ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बोलो कि मैम एलानिन को तो मैं पीछे लगा दूंगा और सबसे आगे लगा दूंगा, पीछे लगा दूं या सबसे आगे लगा दूं, ऐसा नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में एक स्पेलिंग में एक वर्ड को चेंज करने पर उसका मतलब बदल जाता है,
तो भाई साहब अगर तुम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर तुम सीक्वेंस चेंज कर दोगे अमाइनो एसिड्स का, तो भाई साहब प्रोटीन चेंज हो जाएगा। जो उस प्रोटीन का काम है, जो उसकी बायोलॉजिकली एक्टिविटी है, वो नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो तुम समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे मैम हमें क्या याद रखना है, बस 3 लाइनें ध्यान रखनी है कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, which is important, या you can say which is critical of its biological activity। इससे ज्यादा ना मैंने पढ़ाना है, ना तुम्हें पढ़ना है, और ना इससे ज्यादा एनसीईआरटी लिखती है, और ना ही इससे ज्यादा पेपर में आएगा। क्योंकि अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो जा रही है, और हमें बहुत ज्यादा बायोलॉजी तो देखो मेरे को भी नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, और ना ही अपने को बहुत ज्यादा बायोलॉजी में घुसना है, ठीक है। हाँ, मैं ट्राई करूंगी कि जितना तुम्हारे पेपर में आएगा उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझा पाऊं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एक धागा और मोतियों को डाल देना इमेजिन करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बस लिखना नहीं है, किसी को भी नोट्स मत बनाना, सब कुछ एनसीईआरटी में है, तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना, बस सुनते रहो एक कान, बस दोनों कानों से। अब बात आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, दिस इज द secondary structure of protein refers to the arrangement of polypeptide chain। you know ना polypeptide chain क्या होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं काफी ज्यादा, उसी को ही तो बोल रहे हैं हम पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को फोल्ड करेंगे तो उससे एक नई शेप मिलके, मतलब उससे फोल्ड होने से एक नई शेप बन के आएगी, which arises a result of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मैम क्या बोल रहे हो आप, देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा, उससे दो कॉमन और 2 पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने होते हैं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमें मिलता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बोल सकते हो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। कौन कौन, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम लोगों ने टेलीफोन की वायर देखी है, सबने देखी है ना, बस उसको इमेजिन कर लो, टेलीफोन वायर या फिर अपना स्पाइरल स्प्रिंग। नोटबुक भी लेते हैं ना पर स्पाइरल बाइंडिंग वाली है, देखो ये मेरे पास भी है ये वाली, बट इसमें शायद पता नहीं तुम्हें सही से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टेलीफोन की वायर स्पाइरल स्प्रिंग को कंसिडर कर सकते हो। वैसा ही होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, देखो कैन यू सी दैट, ये जो राइट में बना हुआ है दिस इज योर अल्फा हेलिक्स। तुम्हारे जो स्कूल के एग्जाम है ना उसमें आता है ड्रॉ करना, कि ड्रॉ द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं ऐसे बना देना बस तुम, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। दिस इज अल्फा हेलिक्स। अभी इतना ही सुनो, बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है। तुम लोगों ने जैसे, अगर आप लोगों की मदर साड़ी वियर करती हैं तो कभी तुमने साड़ी की ड्रेप्स देखी है कैसे होती है, गर्ल्स ने शायद देखी होंगी, और जो बॉयज है उन्होंने शायद ना देखी हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरे पास साड़ी तो नहीं है, मेरे को तो उससे काम चलाना पड़ेगा पेज से, 1 मिनट 2 मिनट, उसको मैं दूसरा पेज लेती हूँ। दूसरे बैच में दिखा रही थी ना, वो हट गया, 1 मिनट। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। गिव मी 1 मिनट प्लीज। अबे यार, देखो पेज दिख रहा है ये सबको, मैं एक बार मेरा अगर
कैमरा आई होप साफ दिख रहा हो, ठीक है। देखो Yes, ma'am. जो गर्ल्स Yes, हैं, जो गर्ल्स हैं जिन्होंने देखा है लाइक साड़ी कैसे ड्रेप होती है, वो उस तरीके से साड़ी का लाइक जो साड़ी होती है उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो क्या करना है तुम्हें, ये देखो, देखना क्या कर रही हूं मैं, ये ऐसे, फिर पीछे की तरफ, ये देखो ऐसे दिख रहा है, आगे पीछे दिख रहा है सबको, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तुम भी बना सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड, पूरा बनाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं इसको खोलूंगी ना, ये देखो, कैन यू सी दैट? पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि व्हाइट कलर का है ना। सबको दिख रहा है? ये है Yes. बीटा प्लेटेड। इसको मैं थोड़ा अगर इस पे ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो ऐसा 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 है ना। अगर ये पेज सही फटा होता बिल्कुल ऐसे दिखता, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, दिख रहा है। चलो अब बात आता है कि जेई में स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आएगा, बट मैंने इसलिए ये इमेजिन करवाया, दिखाया, क्योंकि इसमें एक चीज है जो पूछता है एग्जाम में, वो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो बेटा जो ये अल्फा हेलिक्स है ना, वो ऐसे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर कैसे हो रही है देखना एक बार, ये आपकी पेप्टाइड चेन है, हाँ या ना। ये देखो ध्यान से देखो, इधर CONH, कार्बन CONH इस तरीके से बना हुआ है। तो देखो ना CO और इसके बीच में NH का जो हाइड्रोजन है, उनके बीच में क्या दिख रही है तुम लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, दिख रही है सबको। ये देखो तो दिस इज योर अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें होती है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर, बस ये याद रखना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखना एक बार, ये दो पेप्टाइड चेन अलग अलग, एक ये और एक ये, देखो इनमें हो रही है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है सबको, ये देखो। बस बस यही याद रखना था कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और आपका क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो बस एक बार आप पढ़ लो इसको, जो यहाँ एनसीईआरटी लिखता है, पढ़ना एक बार इसको और मुझे बता दो कि आ गया समझ में। ठीक है। In this type of structure, the peptide chain are coiled up to form a helix. Helical pattern right-handed है, इसको alpha helix बोलते हैं इसको। Hydrogen bond intramolecular hydrogen bonding are formed between CO group of one amino acid residue, hydrogen bonded to NH, hydrogen bonded to an NH group of an adjacent turn of helix. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, बस ये याद रखना इंट्रामोलिकुलर है, दैट्स इट। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बीटा प्लेटेड शीट में द नेबरिंग पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से फ्लैट शीट टाइप जो है स्ट्रक्चर है। नीचे क्या लिखा हुआ है वही है जो मैंने तुम्हें दिखाया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो तुम लोग याद, ठीक है। जो काम की चीज नहीं है छोड़ो,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैं फिर लिखना मत कुछ भी, सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो प्राइमरी बहुत सिंपल था, सेकेंडरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सेकेंडरी को और घुमा दो, टर्शरी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जो मेजर शेप निकल के आती है व्हेन आफ्टर फोल्डिंग, वो कौन कौन सी होती है, कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये याद करना है क्योंकि यहां से सवाल आता है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है लर्न करना। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि एनसीईआरटी में वो पूरा अच्छे से नहीं लिख के देता है कि फाइब्रस और ग्लोबुलर जो है टर्शरी स्ट्रक्चर से अराइज हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट। पर ध्यान रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आप जो उससे शेप है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बीटा प्लेटेड शीट उसका स्ट्रक्चर है। जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब फोल्डिंग करने से जो शेप अराइज होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस प्रोटीन जैसी और ग्लोबुलर प्रोटीन जैसी। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या क्या होता है वो तो मैं बताऊंगी तुम्हें, पहले ये लाइन देखो क्या लिखा हुआ है। द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में, उसमें तो क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, क्लियर है। टर्शरी में क्या है, सब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इधर एक मैंने पिक्चर लगाने की कोशिश किया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाली चारों टाइप की आपको देखने को मिलता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये कुछ मेन फोर्सेस हैं जो स्टेबलाइज कर रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज कर रहा है बताओ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे, हम कर लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है। पानी पीते रहो। अब बात करते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या। ये देखो एनसीईआरटी ने बना रखा है, एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चे पीसीएम वालों को अगर समझाना है तो ये देखो प्राइमरी एकदम बिल्कुल सीधा, ये फोल्ड हो गई है चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड टर्शरी और कॉम्प्लिकेटेड क्वार्टनरी। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ही आता है, ठीक है, 4 यूनिट्स होती है उसकी, बट तुम्हें वो पढ़ना नहीं है। बायो का है, किसी के पास बायोलॉजी है इस क्लास में, है क्या, किसी के पास नहीं? दूसरे बैच में बहुत सारे बच्चे थे बायोलॉजी। चलो अब बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन और बेसिकली क्या बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। आपके जो बाल है वही तो है फाइब्रस प्रोटीन, उसमें वही उसी में तो आते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिखा भी रखा होगा, देखो इधर, एक बाल अपना खींच लो, ठीक है, यही है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। द मोलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एट मेनी पॉइंट्स बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। फाइब्रस प्रोटीन्स इनसोलुबल होते हैं पानी में। आपके बाल सोलुबल होते हैं क्या पानी में, नहीं ना, तो बस ऐसे याद रख लें। तो ये बेसिकली इनसोलुबल होते हैं पानी में। ये वाला नहीं करना, छोड़ दो इसको। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, कैराटिन, कैराटिन तो बहुत बच्चों ने सुना होगा। कैराटिन स्मूथनिंग करवाते हैं ना हम लोग, कैराटिन लड़कियां करवाती है, लड़के तो नहीं करवाते हैं। और जो लड़कियां कराने की सोच रहे मत कराना, बाल बिल्कुल खराब हो जाते हैं, मैंने भी करवाई थी, बिल्कुल गंदे सड़े हुए बाल हो जाते हैं, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो कैराटिन प्रोटीन होता है,
तो आपको जब आप जाते हो पार्लर में तो वो इस तरह से करते हैं, भाई साहब कैरेटीन करेंगे, आपके बालों में प्रोटीन जाएगा और उससे पोरस खुलेंगे और नई ग्रोथ होगी, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब कैरेटीन तो होता है बट उसके साथ और भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बढ़िया नहीं होते। करवाना तो किसी बढ़िया सैलून से कराना। तो कैरेटीन प्रोटीन है। कोलेजन, ये आपने देखा होगा जो अपना शैम्पू होता है उसके पीछे लिखा होता है ना, कोलेजन है जो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। मायोसिन इन मसल, बस ये तीनों रट लेना बस तुम लोग, कैरेटीन, कोलेजन और मायोसिन, याद रख सकते हो तीन नाम, रख लेना यार, आ गया पेपर में तो नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को बढ़िया से। ओह, अब आओ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, इसका ये इस तरीके से होता है बेटा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका शेप आपको नहीं बोलेगा बताने के लिए, बस दो बातें याद रखनी है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो सोलुबल होते हैं पानी में, बस एक चीज ये याद रखनी है। और दूसरा इसके एग्जाम्पल हैं इंसुलिन और एल्बुमिन, दोनों ही प्रोटीन है, ठीक है, बस ये याद रखना है। Keratin, collagen, myosin are the example for fibrous protein. वाटर सोलुबल होते हैं, वाटर इनसोलुबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो सोलुबल होते हैं, एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्बुमिन, बस ये याद रखना। जैसे देखो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फाइब्रस? ऐसा आता है सिंपल सा सवाल, बिल्कुल सिंपल, जिसने पढ़ा है वो कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा उससे, तो इसीलिए कर लेना, ठीक है। एल्बुमिन जो होगा इसका आंसर होगा। कर लोगे मेरे ख्याल से सारे। अभी भी 10 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब मैं क्या करूं हैं? क्वार्टरली स्ट्रक्चर भाई साहब तुम टर्शरी को और कॉम्प्लिकेटेड करो, दैट विल कन्वर्ट इनटू क्वार्टरनरी। देखो अगर तुम्हें क्विक मतलब जल्दी से समझना है, इसकी पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लो। ये लो, दिख रहा है? प्राइमरी बिल्कुल सीधा साधा, सेकेंडरी थोड़ा मुड़ा हुआ, टर्शरी और मुड़ा हुआ, और अगर तुम बिल्कुल उसको मचो और घुमा दोगे तो क्वार्टरनरी बन जाएगा। सो यही है सिंपल, बस, ठीक है। उसके बाद है डीनेचर्ड ऑफ प्रोटीन। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? एक ऐसा प्रोसेस होता है, ध्यान से सुन लो, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं, खुद को अनफोल्ड करते हैं और इससे उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लूज हो जाती है। क्या कहने का मतलब है? देखो डीनेचुरेशन, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो पहले ही खुद बहुत सिंपल सा है बेचारा, उसमें अगर तुम कुछ चेंजेस करोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, डीनेचुरेशन से कुछ नहीं होगा। अब डीनेचुरेशन होती किस वजह से है? या तो तुम मान लो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हो उनको, मतलब पीएच में चेंज कर देते हो, टेम्परेचर में चेंज कर देते हो, या कोई केमिकल्स ऐड कर देते हो जिससे प्रोटीन्स की शक्लें बढ़, ऐसे भी समझ सकते हो, उनकी जो शक्लें हैं वो बिगड़ जाएंगी। जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर ना रहते हुए अब सेकेंडरी की तरफ जाएगा, मतलब अनफोल्ड। प्राइमरी सबसे सिंपल है, उसको क्या अनफोल्ड करोगे? इसलिए डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। किसमें गड़बड़बाजी होगी, किसमें चेंजेस होगी? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और क्यों होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? पीएच, टेम्परेचर या कोई केमिकल ऐड करने से होता है। और जब वो प्रोटीन डीनेचर्ड हो रहा है तो बेसिकली अब वो देखो टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे था वो वैसा नहीं रहा, राइट? उसका जो काम था वो वैसा काम नहीं करेगा, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसको यूं का यूं याद कर लेना। इसके दो मेन एग्जाम्पल हैं जो तुम्हारे पेपर में आएंगे या आ चुके हैं या एनसीईआरटी में है। एक है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सुना है? दही जमाना,
और एक है तुम्हारा वो कोएगुलेशन ऑफ एग। थोड़ा सा बता देती हूँ होता क्या है इसमें। देखो बेटा, जो मिल्क में प्रोटीन होता है वो केसीन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब केसीन नाम का प्रोटीन होता है, तो अब होता क्या, अगर तुम मान लो दूध में, मिल्क में एसिड डाल दो, या मान लो नींबू डाल दो, इसमें भी एसिड होता है ना। कौन सा एसिड होता है नींबू में, जल्दी बताओ। सिट्रस। ठीक है, हाँ एसिड डाल दो तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, उसमें लम्स पड़ने लग जाएंगे, है ना। देखा भी होगा शायद किसी ने, करके भी देख लेना, थोड़ा सा दूध ले लेना, याद डालोगे तो बहुत महंगा है दूध, चाटे पड़ जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे लम्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है उसमें कर्ड में। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो क्या हो रहा है, एसिड डालने से क्या हो रहा है, तुमने उसको डीनेचर्ड कर दिया, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, दूध दूध नहीं रहा, राइट। तो कडलिंग ऑफ मिल्क इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि बस ये दो ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे, बस दो ही करने हैं तुम्हें। कडलिंग ऑफ मिल्क इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन प्रोटीन। एक कोएगुलेशन ऑफ एग, क्या करो तुम, एक फ्राई पैन में पानी ले लो, उसमें तुम अंडा टक 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 करके तोड़ के डाल दो, डाल दिया, उसको हीट करो, हीट करते जाओ, एक टाइम कैसा होगा, व्हाइट सॉलिड मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा देखना एक बार, दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो एग व्हाइट में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है, तो वही है, डीनेचुरेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो कडलिंग ऑफ मिल्क और तुम्हारा कोएगुलेशन ऑफ एग, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए समझा दिया कि कहीं ना कहीं अगर तुम पढ़ोगे भी नहीं ना इसको, याद थोड़ा फिर भी याद आ जाएगा, अगर, क्योंकि पेपर में तो ऑप्शन आएंगे, राइट, थोड़ा सा याद आ जाएगा तुम्हें। तो ये दो एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं, 3-4 क्वेश्चन है, करना एक बार फटाफट से। पलक आप बताओ। मैम प्राइमरी। यस, प्राइमरी सिंपल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई कुछ नहीं कहता, ये भी देखो जेई में ही आया था। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग, कौन सा है, प्राइमरी, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, सिमरन है क्लास में, सुनिधि आप बताओ। सुनिधि, समीर, कहाँ हो तुम दोनों। सुनिधि चैट बॉक्स में लिखो। समीर नहीं पढ़ना ना, क्लास में ना आया कर बेटा। नैतिक, स्मृतिका, तुम लोग क्या कर रहे हो। ध्रुवी, सिर्फ ये 6 बच्चे और ऋषि, इन 6 बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया। भाई तुम लोग कल से मेरी क्लास में ना आना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको कौन स्टेबलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल होते हैं। शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को, पता नहीं करोगे क्या तुम लोग। अशोका यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देना भाई सारे के सारे। ओके, अब आगे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है, मैंने कहा था तुम्हें आरएनए और डीएनए पढ़ाना मैंने। अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे भी वही तुम्हारा अटेंशन मुझे चाहिए होगा, इससे पहले वाला तो इजी था, यहाँ पे मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए होगा। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर याद करवाए थे, यहाँ पे भी तुम्हें देखो वैसे ही करने पड़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये एक 2 लाइनें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बायो से रिलेटेड है, देख लो एक बार। वो कह रहे हैं द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल
जो आपका सेल होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, जिनको हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। बायो में तो बच्चे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ये हेरिडिटी वाला। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, पढ़ना नहीं है तुम्हें, और दूसरे टाइप के बायोमोलिक्यूल से मिलके बने होते हैं क्रोमोसोम्स, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए, आरएनए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ जाए, लेकिन सुन लेना मेरी बात ध्यान से। डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है फुल फॉर्म? अब यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होंगे डीएनए, आरएनए, उसमें शुगर कौन सी होगी बेटा? राइबोज शुगर होगी। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। और ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर याद रखना। HOH, 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 CH2OH दिख रहा है? तो ये होता है हमारा राइबोज। अब तुम्हें क्या करना है? इसका साइक्लिक फॉर्म बनाना है। तो 5 मेंबर रिंग बनती है बेटा इसमें। 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोज फॉर्म बनती है। देखो एक बार इधर देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे ही पढ़ाया था मैंने बाकी कार्बोहाइड्रेट्स में भी। तो बनाना एक बार। और ध्यान रखना, जो इसमें शुगर होती है ना राइबोज वाली, वो बीटा वाली होती है, बीटा डी राइबोज होती है, अल्फा नहीं होती। और बीटा में क्या होता है याद करो? OH और CH2OH सेम साइड पे होता है, याद करो। सेकंड कार्बन पे OH राइट में है, तो डॉक्टर वाली ट्रिक याद है, जो राइट में है वो नीचे है। थर्ड पे जो राइट में है वो नीचे है। और फोर्थ पे क्या लगा हुआ है? CH2OH और H। बन गया। दिस इज बीटा डी राइबोज। दिस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। ये किसमें प्रेजेंट होती है? आरएनए में। नाम से भी पता चल रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? होती तो राइबोज ही है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज। डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो डीएनए में क्या करना होता है तुम्हें? सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा देना होता है, ऐसे। ये बन चुकी है बीटा डी 2- डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि इसमें जो नंबरिंग करेंगे आगे बताऊंगी, 1- 2- करके करेंगे। समझ गए? तो ये वाली शुगर अब डीएनए में प्रेजेंट होती है। क्या बताया एक बार फिर सुन लो, मुश्किल नहीं है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, आरएनए, डीएनए। जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर। बीटा डी होती है, ध्यान रखना। आरएनए में होती है बीटा डी राइबोज, डीएनए में होती है बीटा डी 2- डीऑक्सी। बस कुछ नहीं करना, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा देना है। याद रहेगा? बोलो पक्का? ठीक है, देखो। ओके, ठीक है। मैंने तुम्हें प्रोटीन्स में क्या सिखाया था? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। मोनोमर्स क्या थे? प्रोटीन्स के अमीनो एसिड। जब आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ते थे, इट विल फॉर्म प्रोटीन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है, जो इनकी मोनोमर यूनिट है, वो है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाओगे तो आपके न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? आपके आरएनए और डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स में
से पहले आपको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। थोड़ा सा नई चीज है इसीलिए कह रही हूँ, ध्यान से सुनना और ये इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियोसाइड किससे बन के बना होता है, किससे मिलके बना होता है? उसमें आपकी शुगर होती है, कौन सी वाली? पेंटोज शुगर, राइबोज, और साथ ही साथ बेस बेस होता है, हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है। मैम ये क्या होता है सब बताऊंगी। और अगर तुम शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप ले लेते हो, फॉस्फेट ग्रुप, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि आप लोगों को 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या? ये तो मैंने बता दिया ना, एक बार देख लो, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। डीएनए में ये वाली होती है शुगर और आरएनए में ये होती है, उसके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। ये हो गया अपना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हें मेन 3 चीजें याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें हैं। या मैं, चलो न्यूक्लिक एसिड लिख लो। आपको बेस मिलेगा, आपको शुगर मिलेगी, और आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो शुगर का तो जुगाड़ हो गया। शुगर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, पेंटोज शुगर होगी, राइबोज। ठीक है, अच्छा मैम। फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया? यहाँ पे जो एसिड होता है बेटा वो होता है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड सबको पता है, H3PO4 बनाना उसका स्ट्रक्चर यही होता है। अभी तुम पी ब्लॉक पढ़ भी रहे हो। तो फॉस्फेट क्या होगा, यहां से H+ को निकाल देना, दिस इज योर फॉस्फेट। इज दिस क्लियर? ये हो गया क्लियर। तो 2 हमारे काम खत्म। शुगर का मालूम पड़ गया, फॉस्फेट कहां से आया, ये खत्म। अब आ जाती है बेस। तो बेस यहाँ पे यूज होता है बेटा हेट्रोसाइक्लिक बेस। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो जिनके पास लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो यहाँ पे यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, वो 2 तरह के बेस यूज होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। पढ़ना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है बेटा हमारे पास। प्योरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होती है? एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, इस तरीके से। जो मैं सिखा रही हूँ, अगर तुम सिर्फ मुझसे ही सीख रहे हो ये चैप्टर, तो तुम्हें वैसे ही सारी चीजें बनानी है जैसे मैं बनवा रही हूँ। अगर तुम कहीं और से पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ोगे या जो भी है, वट एवर बी द सोर्स, तो तुम उनको फॉलो कर लेना। क्योंकि अगर तुम जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो देख के एनसीईआरटी जाओगे तो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आपको यही जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरीके, उसी सीक्वेंस में चलना है। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाओगे नहीं समझ में आएगा कुछ। नहीं पीर बख्श, अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, जो ये ऑक्सीजन के साथ H है ना, वो जब वाटर निकलता है ना तो वहां पे ये H हमें चाहिए होता है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा O नेगेटिव में। ठीक है, ये 2 ही कन्वर्ट होंगे। तो पिरिमिडीन इज अ 6 मेंबर रिंग। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन में भी ये 6 मेंबर रिंग तो कॉमन होती है बेटा, उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग और बनानी है हमें। ये हो गया प्यूरिन वाला बेस। तो ये 2 बेसिस आपको देखने को मिलेंगे उसमें, समझ गए? बना लो इसको, क्योंकि जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करना। शायद एनसीईआरटी से देखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट, तो प्लीज जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर लो। आठ बच्चे एब्सेंट, नहीं 8 नहीं, 6 बच्चे एब्सेंट है क्लास से। हर्षित है, हर्षित। बना लो तो मेरे को प्लीज बॉन्ड इधर उधर मत करना, फिर तुम गलत ड्रॉ करते हो और फिर गलत डाउट्स आते हैं तुम्हारे दिमाग। हुआ?
ठीक है, तो यानी कि तुम्हें 3 चीजें मैम ये देखनी। हाँ बेटा बोलो। प्यूरिन में ये साइड में 5 मेंबर्ड है। हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। सो एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड होती है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एडेनिन ग्वानिन के स्ट्रक्चर सिखाऊंगी ना, इसीलिए ऐसे ही बनाना प्लीज। चलिए आगे चलूं, तो 3 मेन बातें अपने को ध्यान रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड में आपको बेस देखने को मिलेगा, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। चलो आओ देखो, अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए और आरएनए, है ना, यही तो है हमारा मेन काम। अब डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, आरएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, कैसे करोगे? तो इसके लिए ट्रिक है, बढ़िया लगे तो कर लेना, बढ़िया है वैसे तो, मैं ऐसे ही नहीं बताती कोई ट्रिक। देखो डीएनए में याद करो ऐसे, कैट जी, बिल्ली को इज्जत देनी है तुम्हें, नंबर बनवाएगी वो 4 तुम्हारे, कैट जी। आरएनए में गौ माता को इज्जत देनी है, काऊ जी। COW वाली स्पेलिंग नहीं, ये वाली स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम लोग, काऊ जी, ऐसे याद रखना है तुम्हें, कैट जी काऊ जी, एक याद रख लो, कहीं पता चले दोनों को याद रखो एक में कंफ्यूज, कैट जी काऊ जी। तो डीएनए में ये 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में ये 4। कौन कौन से, क्या क्या नाम है इनका? साइटोसिन, अभी टेस्ट लूंगी आज मैं, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास बिठाऊंगी जब तक ये खत्म नहीं होता। साइटोसिन, ए से एडेनिन, टी से थायामिन, जी से ग्वानिन। सुमित जगे हुए हो? यस मैम। ठीक है, साइटोसिन, ए से एडेनिन, यू से यूरेसिल और जी से ग्वानिन। अब तुम्हें क्या कॉमन लग रहा है? मैम दोनों में ना 3 बेस ऐसे हैं जो कॉमन है, कौन कौन से? साइटोसिन, एडेनिन और बोलो ग्वानिन। और ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में है बट आरएनए में नहीं है? थायामिन। ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में है बट डीएनए में नहीं है? यूरेसिल। अच्छे से देख लो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं सबके। डीएनए कैट जी, आरएनए काऊ जी। यू कहाँ है बेटा? यूरेसिल है, यूरेसिल। ये ऊपर लिखी भी हुई है स्पेलिंग, एक बार देख लो अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलो चले, देखो अब हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं, पहले मैं बनाऊंगी फिर तुम बनाना, समझ गए? पहले मैं बनाऊंगी फिर तुम बनाना, आना एक बार। देखो जो हमारा प्यूरीन वाला बेस है ना, जिसमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड होती हैं, उसमें हमारे 2 आते हैं बेस, एडेनिन और ग्वानिन। एजी, एजी करके याद रख सकते हो, एजी सुनते हो, एजी से याद रख सकते हो। पिरिमिडीन जो बेस होगा, मतलब जिसमें पिरिमिडीन यूनिट होगी, उसमें 3 बेस होंगे, कौन कौन से? इसको ऐसे ही याद रखना, रिक्वेस्ट कर रही हो तुम लोगों से, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामिन, ठीक है। चलो बनाते हैं हम। तो प्यूरिन में क्या होता है? 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, बोलो हाँ के ना? देखना एक बार पाई बोन को थोड़ा तरीके से दिखा देते, बोलो। ग्वानिन में भी सेम बना दे, बना देते हैं, और इसके साथ 5 मेंबर रिंग।
ये खत्म करेंगे, नहीं तो ना कल फिर बीच से स्टार्ट करने के लिए ना मुझे सारा दोबारा से रिकैप देना पड़ेगा। उनकी क्लास ही नहीं है। मतलब परसों? हाँ फिर तो देखो और भी दिक्कत है, एक दिन का गैप हो जाएगा। देखो अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ी सी आ जाओ, चीजें देखते हैं कैसे हो रही है। एडेनिन में नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा होता है। बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना, बस अगर कहीं पे वो बोलते हैं ना कई चीजें हमें बचपन की याद रहती हैं धुंधली धुंधली, वैसी इनकी याद रह जाएगी ना तुम्हें, तो 4 नंबर तुम्हारे हाथ में है। NH2 ग्रुप लग जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। गुआनिन में क्या करना है, जहां पे NH2 लगा है वहां पे लगा देना डबल बॉन्ड O, और NH2 को यहां से शिफ्ट करके 2 नाइट्रोजन के बीच में चिपका देना। तो ये बन गए तुम्हारे एडेनिन गुआनिन, ठीक है। चलो धीरे धीरे होंगे चीजें, आगे देखो। साइटोसिन में सिर्फ 6 मेंबर रिंग होगी, है ना। साइटोसिन का स्ट्रक्चर कॉपी मारो गुआनिन से, NH2 और डबल बॉन्ड O की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे NH2, और यहाँ से एक बॉन्ड हटा रहे हो बिकॉज कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है क्या, बोलो। ठीक है। यूरेसिल में क्या होगा, इसलिए कह रही हूं ऐसे ही याद करना जैसे मैं सिखा रही हूं। जहां पे NH2 है साइटोसिन से कॉपी मारो, जहां पे NH2 है वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो, और जहां पे डबल बॉन्ड O है वहां तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2 बॉन्ड बना दो सो दैट कार्बन की वैलेंसी 4 रहे। बेटा ये तरीका ही तो बता रही हूँ, देखो मेरे को तो आज तक ट्रिक मिली नहीं, तुम्हें कहीं से मिल जाए तो तुम कर सकते हो बेटा, ठीक है। थायामीन, थायामीन में क्या होगा, कितनों की ट्रिक याद करोगे तुम लोग, पहले ये बताओ। देखो थायामीन का याद रखना, थाया मीथाइल, तो ड्यूरिसिल जैसा है ना वैसे ही बनाओ, और यहाँ वाली पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप लगा दो, ये बन गया तुम्हारा थायामीन। नाउ यू कैन ड्रॉ एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल थायामीन। एडेनिन में NH2 ग्रुप है, गुआनिन में जहां NH2 है वहां डबल बॉन्ड O लग जाएगा और NH2 2 नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा। साइटोसिन में गुआनिन में जहां NH2 डबल बॉन्ड थी उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, यूरेसिल में दोनों ही जगह पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, थायामीन में डबल बॉन्ड O जहां है वहीं रहेगा, बस एक मीथाइल ग्रुप आ जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे। तो ये मैंने बताया है मेरे तरीके से, तुम्हें बेस्ट कहीं और मतलब मिले तुम्हारे टीचर से कहीं से भी, वो तुम कर लेना, ठीक है। बाकी इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे सीक्वेंस में नहीं बने हुए हैं, उसमें कुछ भी रैंडमली लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने सीक्वेंस से बताने का मेरा मतलब ही यही है ताकि तुम कंपेयर करके बना सको इनको, ठीक है। तो दीज आर द 5 बेसिस, है ना। ओके अब होता क्या है देखो भाई, जो आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस और शुगर होता है, बताया था मैंने, और अगर फॉस्फेट यूनिट और ऐड कर दोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो देखना कोई भी बेस ले लो, मैं एडेनिन ले लेती हूँ और राइबोस शुगर ले लेती हूँ, यही है। तुम्हें क्या करना है, जो इसका फर्स्ट पोजीशन है इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के साथ H है, कुछ नहीं करना, यहाँ से पानी निकालो,
और इस तरीके से मेरा थोड़ा लेफ्ट में बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बन गया। समझ गए? और अगर मान लो तुम इधर देखो ध्यान से, जो ये 5th पोजीशन है ना, फॉस्फोरस एसिड क्या होता है बच्चों? फॉस्फेट ग्रुप, अभी मैंने बताया था। तो यहां से तुम पानी निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा? ये अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। दिख रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ठीक है, अब ये इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाया है तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से समझा दूंगी कल। ठीक है, आ जाओ इधर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड आपस में कनेक्टेड होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से होते हैं। जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, जिसको तुम ईथर लिंकेज भी बोल सकते हो। प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज थी, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। सवाल यहां से भी बन सकता है। ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ये देखो ए वाला, देखो स्ट्रक्चर ए वाला, इसमें जो शुगर का 1' वाला पोजीशन है उससे बेस कनेक्टेड है। अब बेस तुम्हारा कोई भी हो सकता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायामिन, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, यही दिखा रही थी मैं गर्व। ठीक है, और अगर तुम 5th पोजीशन पे फॉस्फेट लिंकेज दिखा दे रहे हो तो ये क्या बन जाता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड। दिख रहा है? अब यहाँ पे बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, अगर आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दोगे, ये देखो इधर देखो, यहाँ पे जो है फॉस्फेट ग्रुप एक 5' कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर देखो 3' कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है हमें न्यूक्लिक एसिड में, वो कौन से एंड पे देखने को मिलती है? 5' और 3' एंड पे। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये याद रखना है मैम, बिल्कुल याद रखना है, पेपर में आएगा कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कौन से कार्बन में पे होती है? 5' और 3' पे। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आपके जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है कंबाइन होते हैं इसी तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार जो एनसीईआरटी ने लिखा है, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार पढ़ लोगे? पढ़ना एक बार और मुझे बता देना क्या समझ में नहीं आया। एक बार पढ़ लो प्लीज। मैम ये मोइटी बताना। शुगर की यूनिट बेटा, शुगर के बारे में। ठीक है मैम। ठीक है, पढ़ लो। सक्षम हो गया? प्रिंस खोजान आया है क्या क्लास में? है Yes, वो? ma'am. यस मैम। आर्यन समीर तो बोलता ही नहीं। नैतिक हो गया बेटा? श्रुति, गर्व, प्रिंस, राठौर, आदर्श, मनीषा, पलक, अंजलि, सुनिधि, श्रुति, राहुल। ठीक है, चलो अभी देखो, अब हमें क्योंकि डीएनए आरएनए के बारे में, देखो आरएनए के बारे में तो हमें इतना नहीं पढ़ना क्योंकि दोनों ही बेसिकली टर्म्स हमारे उसमें आती है बायो में। तो बस तुम्हें ये याद रखना है, जो ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। देख रहे हो एक बार, जो विजुअल में आप देख रहे हो डीएनए का कैसा स्ट्रैंड दिख रहा है? डबल हेलिकल स्ट्रैंड दिख रहा है। और आपस में ये जो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे बीच में दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये बेस पेयर्स हैं। देखो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। एनसीईआरटी में देखो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिख रहा है? तो बेसिकली बोल क्या रहा है एनसीईआरटी, क्या बोलती है? जो एनसीईआरटी में लाइन हमें पढ़नी है वो कौन सी है? देखो,
जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। तो ध्यान रखना, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं होता। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि हम लोग यार पीसीएम बैकग्राउंड से है, मैथ्स बायो वाले, तो उनका तो दिन रात यही पढ़ना है। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और जो ये आपस में जो ये न्यूक्लिक एसिड चेन्स है ना, आर बाउंड अबाउट ईच अदर, इस तरीके से होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में होते हैं। इनके जो बेसिस होते हैं उनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, इधर आना, इधर आओ। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो मुझे एक स्ट्रैंड पे पता चल गए कौन से बेसिस हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा दूसरे स्ट्रैंड में कौन से बेसिस होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड नहीं है, सिग्मा पाई नहीं है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं इस तरीके से। जो एडेनिन है थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 बना रहा है, तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बनाएगा, थायामीन एडेनिन के साथ 2 बनाएगा। तो अगर तुम्हें एक स्ट्रैंड पे बेस पता चल गए, तो क्या तुम बता सकते हो दूसरे स्ट्रैंड पे कौन से बेस होंगे? यस और नो? मान लो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ग्वानिन है, तो दूसरे पे कौन सा रहा होगा, बताओ भाई? साइटोसिन उस टाइम। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, थायामीन। यहाँ थायामीन है तो यहाँ एडेनिन। इसलिए बोला है दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। स्पेसिफिक पेयर मतलब साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ, एडेनिन का थायामीन के साथ, थायामीन का एडेनिन के साथ। ठीक है, आरएनए के बारे में क्या विचार है? आरएनए तो कुछ है नहीं, वैसे पेपर में आएगा नहीं। आरएनए में जरूरी नहीं है कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। अगर तुमसे कोई पूछे क्या आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है हमेशा, तो आंसर इज नो। डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट आरएनए नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। कुछ आरएनए के नाम दिए हुए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल, ये नहीं करना, इसको तो काट दो, इसको काट दो। क्वेश्चन अगर आता है इसमें से तो बेशक छोड़ के आ जाना, ऐसे आएगा नहीं। तो हम ये आरएनए नहीं पढ़ रहे मैसेंजर, क्योंकि बहुत डीप में जाके है भाई, बायो में बहुत डीप में जाके। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, बस खत्म। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड खत्म, और 90% चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब बस तुम मुझे फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर तुम भी जाओ और मैं भी जाऊंगी। चलो, +4 नंबर देना, नहीं 1 नंबर देना जिसका ठीक हो जाएगा। फटाफट से हाथ खड़े करो। वेरी गुड, 6 बच्चे। यस कृतिका, कृतिका जल्दी सी बताओ। डीएनए में बीटा नहीं, गलत है। नैतिक आप बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन, ये पहले CD कर देना यार इसको। ऑप्शन डी नहीं होगा, नहीं, गलत कर रहे हो भाई। आर्यन? मैम बी ऑप्शन। हाँ, बी ठीक होगा। कृतिका तुमने सी बोला था, बी बोला था? मैम बी। अच्छा, फिर ठीक है, बी तो ठीक है। डीएनए में बीटा डी ऑक्सी राइबोज होगा और आरएनए में बीटा डी राइबोज होगा। ठीक है, नाम में ही है भाई डी ऑक्सी, तो तुम गलत क्यों कर रहे हो? और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन आरएनए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो? परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालना, कितनी आ रही है?
मोलर मास इसका काउंट कर लेना, 112 आएगा। हाउ मेनी नाइट्रोजन 2, मोलर मास कितना होगा 28, मल्टीप्लाई कर देना 100 से 25% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेपर में भी निकालते हो क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, सब प्रीवियस ईयर है। बेसिस कॉमन टू आरएनए और डीएनए, कौन कौन से बेसिस कॉमन होते हैं? कैट जी और काउ जी से याद रखो। धनंजय बताओ बेटा। मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये क्वेश्चन करो। इफ वन डीएनए स्ट्रैंड हैज द सीक्वेंस, ये तो दूसरे का बता सकते हो सीक्वेंस? मैम बिल्कुल बता सकते हैं। कौन होगा? ए के साथ जोड़ी किसकी बनेगी जल्दी बताओ? टी की। जी के साथ ए की, सी के साथ जी की, टी के साथ ए की, जी के साथ सी की और ए के साथ टी की। कौन है? टी सी सी जी ए सी टी। ऑप्शन सिंपल, सस्ता, सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 2025 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि मैंने बाकी तो तुम्हें कल दे दिए थे, बाकी बच्चे हुए अब कर लेते हैं। पढ़ो इसको। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन आएगा उसका। ये करो, जल्दी जल्दी मत करो, गलती कर दोगे, आराम से करो। संदीप क्या लग रहा है? संदीप है क्या क्लास में? नहीं है? Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्या लग रहा है? Ma'am, C. ये है, यही है। पेंटोज शुगर होती है, हाँ मैम। पायरानोज में नहीं, फ्यूरानोज में होती है। डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद करो। लास्ट वाला कार्बन OH राइट में है। रिड्यूसिंग शुगर है, यस, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसका फ्री है। अल्फा एनोमेरिक नहीं है, बिकॉज बीटा डी राइबोज होती है ना। तो ए सी डी ठीक है। ये करो, फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे सवाल है, फटाफट करने वाले। प्रिंस राठौर आप बताओ। मैम सेकेंडरी। यस, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, टर्शरी में आपके फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए। इसमें क्वेश्चन क्या था पहले सुन लो। आपको लिस्ट 1 में 4 बेसिस दिए हुए हैं ABCD, और लिस्ट 2 में उनके स्ट्रक्चर किसी के दे रखे हैं, तो आपको मैच करने थे किसका किसके साथ होगा, करना। तुम लोग अगर तुमने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तुम उसकी भी हेल्प ले सकते हो। राहुल आप बताओ। राहुल। मैम एडिनिन थर्ड वाला है। एडेनिन थर्ड वाला, वेरी गुड बेटा। और कौन सा समझ में आ रहा है? थायामीन में क्या होता था? मीथाइल होता है, याद रखो। तो इसको कौन मैच करेगा? है क्या मिथाइल वाला? हाँ, सी का सेकंड। यूरेसिल में 2 डबल बॉन्ड O होते हैं, तो यूरेसिल का फर्स्ट, और बाकी जो बचा साइटोसिन का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। फीडबैक हो गया? Yes, हो गया। ये वाला करो। मेरे ख्याल से हाँ, बस ये 2 ही सवाल है। ऊपर वाला करो, थोड़ा सा जूम कर लो, बहुत ही छोटा है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? मैम गलत है। क्यों गलत है? फीडबैक्स बताओ एक बार।
मैम इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स बनता है। वेरी गुड, बीटा नहीं होते हैं, गलत है। सेकेंड वाला देखो, नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड व्हिच कन्वर्ट द वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ये तो गलत है ना, ये तो इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, तो वाटर सोल्यूबल फॉर्म तो है ही नहीं भाई साहब, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, total number of hydrogen bond of a DNA double helix strand whose one strand आप एक स्ट्रैंड आपको दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। कर सकते हो, देखो एक बार। ग्वानिन वाले साइटोसिन के साथ बनाएंगे और साइटोसिन ग्वानिन ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो ये कितने बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना, एक साइटोसिन और ग्वानिन, तो 7 कितने बनाएंगे, 21। आया समझ में, दोबारा बताऊं, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बनाएगा ना, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, बोलो। यस मैम। तो एक 3 बना रहा है तो 7 कितने बनाएंगे, 21। और बाकी एडेनिन थायमिन के साथ कितने हैं, 1 2 3, थायमिन एडेनिन के साथ 4 5 6, तो एक अगर 2 बना रहा है तो 6 12 बनाएंगे, टोटल कितने हो गए, 33। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, एडेनिन थायमिन के साथ 2 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बनाता है। हो जाएगा, सारे 2025 के तुम्हारे खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन, बस जो विटामिन से रिलेटेड है वो रह गए। तो नेक्स्ट क्लास में 30 मिनट्स में अपना खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और बाकी के 1 घंटा फिर वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना बहुत है, बहुत सारा ही करा दिया मैंने। ठीक है, बाकी फिर मैं आपसे परसों मिलूंगी। ठीक है।